Where a CA will invest. Okay. FD, share market, real estate. शेयर्स। आपको ज्यादा खुशी किस चीज की है? बैलेंस शीट टैली होने की या टैक्स ड्यू डेट एक्सटेंड होने की? टैक्स ड्यू डेट एक्सटेंड होने की, नो डाउट। हेलो यू वंडरफुल ऑडियंस। आज हमारे साथ है चार्टर्ड अकाउंटेंट मिस्टर उमेश अग्रवाल सर। So he's having an experience of around 21 years. Yeah, that's a very long experience. So चलिए शुरू करते हैं सर की कहानी। वेलकम सर। थैंक यू सो मच रक्षा। थैंक यू। सो सर, हमने इसे सुना है कि आप फर्स्ट अटेम्प्ट में सब कुछ क्लियर कर गए। कैसे? कैसे, ये तो भगवान की कृपा ही समझिए। फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर हुए थे पूरा थ्रू आउट, फ्रॉम फाउंडेशन की फाइनल विद द ग्रेस ऑफ गॉड। और व्हेन वी पास्ड आउट, आई पास्ड आउट इन 99। और उस समय तो बहुत कम, मतलब कंपैरेटिवली आज के कंपैरिजन में काफ़ी कम लोग होते थे। तो हम लोग का जो मेन कोर ग्रुप था उसमें 3 बच्चे फर्स्ट अटेम्प्ट में पास हुए थे। इट वाज वेरी फॉर्चुनेट दैट all my close friends got through in the first attempt. It was a big pleasure. That's really wonderful. अभी लोग सपने देखते हैं फर्स्ट अटेम्प्ट में पास होने के। तो सर, ऐसा भी है कि लोग जब सीए के बारे में बोलते हैं तो लक फैक्टर बहुत मैटर करता है, ये बात आती है। तो आपको इसके बारे में लगता है? नहीं, मैं लक फैक्टर को कुछ वेटेज दे सकते हैं, लेकिन ऑफ कोर्स जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, मैं समझता हूँ कि कुछ बच्चे पढ़ाई करते वक्त ये कैलकुलेट करते हैं कि क्या इम्पोर्टेंट है क्या इम्पोर्टेंट नहीं है, और अकॉर्डिंगली डिसाइड करते हैं कि ये सब्जेक्ट हम छोड़ देंगे, वो सब्जेक्ट हम छोड़ देंगे। मुझे ऐसा लगता है कि जब हम प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन करने जा रहे हैं तो हमारे लिए कोई ऑप्शन होता नहीं है। आपके पास में एक सिलेबस है, आपको पूरा सिलेबस खत्म करना है, और क्वेश्चंस कैसे भी आ सकते हैं। तो बेसिक अप्रोच जो ऑप्शन सब्जेक्ट का जो होता है वो मुझे लगता है कहीं ना कहीं लैक्यूना है। और दूसरा, कभी गलती हो सकती है कि अच्छे से छुड़ाना है, वो चक्कर में कभी कभी पूरा पेपर बच्चे लोग नहीं छुड़ाते। दैट बिकम्स एट टाइम्स रीजन कि आप अगर आपने 70 मार्क्स का अच्छा भी सॉल्व किए तो भी मुश्किल हो जाता है 50, क्योंकि एवरेज में आपको 50 काउंट करना पड़ता है। तो उसके बजाय आप कोशिश कीजिए कि पहले से स्पीड मेंटेन करें और पूरा 100 मार्क्स का पेपर सॉल्व करें। मेरे हिसाब से तो लक फैक्टर थोड़ा बहुत काम करता होगा, लेकिन ज़्यादा तो मेहनत और आपके सही तरह से प्लानिंग, इट वर्क्स मोर देन योर लक। सर, हम स्टैटिस्टिक्स जब देखते हैं सीए का पासिंग रिजल्ट तो हमें दिखता है बहुत कम है। सो हम कंसीडर कर सकते हैं कि बहुत लोग फेल्यूर भी फेस करते हैं। सो उस फेल्यूर से कैसे डील कर सकते हैं? फेल्यूर से हम जो डील करने की आप बात कर रहे हैं, इसमें हम आते हैं। इसके पहले जो आपने कहा कि बहुत बच्चे इसमें पास नहीं होते, इसके ऊपर एक बहुत बड़ी हमारी मंथन चल रहा है एपेक्स लेवल पे भी, कि वेदर सीए इज फॉर द क्लासेस और इट्स फॉर द मासेस। जैसे आप देखते हो कि आईआईटी में एडमिशन मुश्किल है, लेकिन एक बार एडमिशन होने के बाद में वहाँ के बच्चे फ्लरिश होते हैं। वैसे मेडिकल में एडमिशन मुश्किल है, एडमिशन होने के बाद में आप डॉक्टर बन के निकलते हो ज़्यादा करके। ऑफ कोर्स सीए में ऐसा नहीं है। उसका मेन रीज़न ये है कि सीए में एंट्री आसान है, जिस भी किसी को एस्पायर करना है वो आसानी से एंट्री कर पाता है, और बाद में उसको समझ में आता है कि ये कोर्स इज़ नॉट दैट इजी फॉर मी। तो इसलिए कभी कभी आपको दिखता है कि इसमें फेलियर के परसेंटेज ज़्यादा है। तो ऐसे ही हमारे इसमें कुछ थॉट प्रोसेस चल रही है कि क्या हम इसकी एंट्री डिफिकल्ट कर दे, so that only the persons who are close to getting through are admitted for the main course, so that उनका भी टाइम वेस्ट ना हो। ये तो हो गया एक दूसरा। आपका जो दूसरा क्वेश्चन था कि फेल्यूर से डील कैसे करें, अब ये तो कहना शायद बहुत आसान है, लेकिन एक्चुअल में करते वक्त बहुत डिफिकल्ट जॉब है। क्योंकि जब आप फेल होते हो तो आप वो जो मोमेंट है, वो जो पूरा आपकी साइकोलॉजी जो चलती है वो पूरी नेगेटिव हो जाती है।
तो नेगेटिव साइकोलॉजी के अंदर पॉजिटिव सोचना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो जाता है। बट ऑफ कोर्स आपको ही निकलना है उसमें से, आपकी जगह पे और कोई बाहर निकल नहीं सकता। तो जो पॉजिटिव थिंकिंग का या जो कुछ करने का, जो एफर्ट लेने का काम है, वो आपको ही लेना पड़ेगा। एट द मोस्ट अगर आप किसी प्रोफेशनल की हेल्प ले सकते हो तो वो ले सकते हैं। तो मेरे ख्याल से फेल्यूर अगर आता है लाइफ में कभी, तो सबसे पहले तो है कि आप उसको एक्सेप्ट कर लो। मोस्ट ऑफ द टाइम हम लोग क्या करते हैं कि फेल्यूर को एक्सेप्ट नहीं करते और उसके रीजंस में इन्वॉल्व हो जाते हैं। हमारे फ्रेंड्स को हम लोग फेस करने में डरते हैं, तो यू कॉल योर बेस्ट फ्रेंड एंड टेल हिम कि यार मैं फेल हो गया और आई एम फीलिंग वेरी सैड। आपको दुखी होने का अधिकार है, आप दुखी होइए। ऑफ कोर्स ये जो सुसाइड ये तो सोचना भी नहीं, लेकिन आपको उस समय दुखी होने का अधिकार है और आप अच्छे से दुखी होइए। वो जो होता है ना कि नहीं मुझे कुछ नहीं हुआ, मैं आई एम फाइन, मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता, तो वो एटीट्यूड आप अपने आप को डिसीव कर रहे हो। और दूसरा, आप ये सोचने की कोशिश कीजिए कि अगर आपको फेलियर हुआ भी है तो भी कुछ ना कुछ तो अच्छा हुआ होगा। आप जो भी व्यक्ति पहले थे उसमें कुछ ना कुछ तो एनहांसमेंट हुई है। आप वही व्यक्ति नहीं है जो फेलियर ट्राई करने के पहले थे। तो वो वैल्यू एडिशन के ऊपर भी आप थोड़ा बहुत खुश हो सकते हैं। जैसे मेरी बात करता हूँ, मैंने चार्टर्ड अकाउंटेंसी करने के बाद में सिविल सर्विसेज ट्राई किया था, लेकिन सिविल सर्विसेज में क्लियर नहीं हो पाया अनफॉर्चुनेटली। बट आई स्टिल चेरिश दैट फैक्ट दैट आई अटेम्प्टेड फॉर सिविल सर्विसेज, क्योंकि इतनी पढ़ाई करने का मुझे उसमें मौका मिला। आई स्टडीड सो मेनी वेरिड सब्जेक्ट्स जो मेरे चार्टर्ड अकाउंटेंसी कोर्स से बिल्कुल भी रिलेटेड नहीं थे। तो मुझे आज भी बहुत खुशी है कि मैंने उसकी पढ़ाई की। अनफॉर्चुनेटली मैं क्लियर नहीं हो पाया, उसका दुख है, लेकिन आप उसमें से कुछ पॉजिटिव ले सकते हैं कि अगर मैं वो यूपीएससी ट्राई नहीं करता तो इतनी सारी पढ़ाई करने का मुझे मौका नहीं मिलता। और लास्ट थिंग है, आपको सेल्फ असेसमेंट करना जाना चाहिए। सेल्फ असेसमेंट अगर आप अल्टीमेटली आपको मालूम है कि आप कौन है और आपने 100% दिया था या नहीं दिया था, वो इवैल्यूएशन करके आपको देखना है कि अगर आपने 100% नहीं दिया था तो आपको 100% देना है। और अगर आपको लगता है कि आपको सब कुछ दिया था लेकिन दिस कोर्स इज नॉट मेड फॉर यू, तो आपको एक अच्छा डिसीजन उसके लिए लेने का काम भी पड़ सकता है। दैट इज हाउ आई थिंक यू शुड डील विद योर फेलियर्स इफ एट ऑल। ट्रू सर, लाइक एवरी कॉइन हैज टू साइड्स। तो नेगेटिव है तो पॉजिटिव भी तो है। तो सर अगर इसको कुछ प्रैक्टिकल वे में देखें तो कुछ स्टूडेंट्स ऐसे रहते हैं जो बहुत डेस्परेटली सीए बनना चाहते हैं, बट कुछ होता है तो नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स जो है वो उनके बढ़ते जाते हैं अनफॉर्चुनेटली। सो आप भी अब आपके अंडर भी बहुत सारे आर्टिकल्स काम करते हैं। सो आप कभी देखते हो क्या कि नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स मैटर करते हैं आपके लिए भी, या इन जनरल भी नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स मैटर करते हैं क्या? वेल, मैं ऐसा तो नहीं कहूँगा कि नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स कुछ भी मैटर नहीं करते। कुछ ना कुछ तो असर है। जैसे आपने जब मेरा इंटरव्यू स्टार्ट किया तो यू स्टार्टेड ऑफ विद फर्स्ट अटेम्प्ट, राइट? सो समहाउ इट कैरीज सम वेट, राइट? एक आपका मोरल हाई रहता है, आप राइट एज में चार्टर्ड अकाउंटेंट बन जाते हो, तो आपके पास में स्ट्रगल करने के लिए और दूसरे रिस्क लेने के लिए, दूसरे कुछ ट्राई करने के लिए आपके पास समय होता है। जैसे मैं यूपीएससी मैंने ट्राई कर पाया क्योंकि मैं फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर हो गया था। अगर मैं 5-7 बार के बाद में होता तो शायद मेरे पास वो समय नहीं रहता। लेकिन उसके अलावा एक बार क्वालिफाई होने के बाद में अगर आपने आपका फोकस ठीक से रखा है और इफ यू आर फोकसिंग ऑन स्टडीज, अपडेटिंग वेल, तो मुझे नहीं लगता है प्रैक्टिस में ऐसा कोई फर्क पड़ता है कि जो फर्स्ट अटेम्प्ट सीएज है वो बहुत अच्छे परफॉर्म कर रहे हैं और जो मल्टीपल अटेम्प्ट्स वाले हैं वो बहुत लो परफॉर्म कर रहे हैं। ऐसा मेरा ऑब्जर्वेशन नहीं है। हाँ, जॉब मार्केट में अगर जाएंगे तो शायद शुरू की अच्छी जॉब मिलने के लिए फर्क पड़ता है थोड़ा बहुत, लेकिन एक बार आप जॉब में चले जाते हो तो बाद में तो आपका परफॉर्मेंस ही काउंट करता है। तो उसका एक पॉजिटिव फैक्टर ये भी है, कैसा कहते हैं हम लोग बहुत सारे चार्टर्ड अकाउंटेंट तो, कि जो फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर हो उसने तो एक बार ही पढ़ा है सिर्फ, जिसने 4 बारी में पास हुआ उसने 4 बारी में एक पढ़ा है, 4 बारी कंप्लीट पढ़ा, तो ही इज मोर थरो अबाउट द सब्जेक्ट। तो वो भी एक पॉजिटिव एस्पेक्ट है उसका, ही कैन बी मोर थरो पर्सन देन द फर्स्ट अटेम्प्ट पर्सन। सर लाइक वेरी ट्रू। मतलब पढ़ कितने भी बार पढ़ लो, ऑफ कोर्स नॉलेज ही गेन हो रहा है। तो सर लाइक आपको ऐसा लगता है क्या कि हम पढ़ाई किस तरह से करते हैं वो मैटर करता है, और अगर मैटर करता है तो फिर पढ़ाई का तरीका कैसा होना चाहिए?
ऑफ कोर्स इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप पढ़ाई किस तरह से करते हो। आप इसके अपने अपने हिसाब से तरीके हो सकते होंगे और शायद इससे अच्छे तरीके भी होंगे, लेकिन मैं जो मेरा तरीका था वो आपसे शेयर कर सकता हूँ। अगर किसी को पसंद आए तो वो किसी के लिए हेल्पफुल हो सकेगा शायद। मैं क्या करता था, हमारे इसमें दो तरह के सब्जेक्ट होते हैं, एक थियोरेटिकल और एक प्रैक्टिकल। तो थियरी सब्जेक्ट्स की अलग अलग बुक्स हम लोग रेफर करते थे, तो हर एक बुक की अपनी अपनी साइज होती थी। तो मैं क्या करता था, जब हम लोग को 3 महीने की अप्रॉक्सीमेटली लीव मिलती थी सी एग्जाम देने के लिए, तो आई यूज्ड टू कन्वर्ट कि मैं रोज सपोज 14 घंटे पढ़ने वाला हूँ और मेरे पास कितने नंबर ऑफ आवर्स अवेलेबल है स्टडी के लिए, और उसमें मैं मार्जिन रखता था कि इतना मेरा वेस्टेजेस होगा, इतनी कॉन्टीजेंसीज होगी, बीमार पड़ सकता हूँ, घर पे कुछ हो सकता है, तो कॉन्टीजेंसी के लिए मैं 5% 10% टाइम रखता था। और देन आई यूज्ड टू कैलकुलेट कि मेरे पास कितना समय बाकी है। और मैं थियरी सब्जेक्ट्स की हर बुक का 10-10 पेज 20-20 पेज पढ़ के मैं टाइम नोट करता था कि पर पेज मुझे कितना टाइम लगता है, तो उतना मल्टीप्लाई बाय दैट नंबर ऑफ पेजेस जितना बुक होता था। तो आई यूज्ड टू कन्वर्ट दैट बुक इनटू टाइम। दैट वे एवरी सब्जेक्ट, थ्योरेटिकल सब्जेक्ट को मैं टाइम में कन्वर्ट करता था। वो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट का भी मेरा एक अपना तरीका था कि प्रॉब्लम सॉल्व करके देखो, अप्रोक्सीमेट टाइम कैलकुलेट करो, नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स है उसको मल्टीप्लाई करो। समहाउ आई यूज्ड टू टेक सैंपल्स फ्रॉम डिफरेंट टाइप ऑफ चैप्टर्स, कोई बड़े छोटे, और इस तरह से सब नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स को मैं टाइम में कन्वर्ट करता था। देन आई यूज्ड टू सी कि इतना टाइम मेरे पास में है और इतना टाइम मुझे लगेगा और इतना टाइम मेरे पास है, तो कंपैरिजन आपके सामने स्ट्रेट आ जाता था। तो उसकी वजह से क्या होता है, जनरली हम देखते हैं कि जब पढ़ाई स्टार्ट करते हैं तो हमारा पढ़ाई का मोमेंटम नहीं आता। एग्जाम को टाइम है, 3 महीना है अभी, फिर धीरे धीरे जैसे टाइम पास में आता है, देन यू स्टार्ट गेटिंग द मोमेंटम। तो मेरे साथ में फायदा क्या होता था, मैं 3 दिन लगाता था ये प्लानिंग करने के लिए, और जैसे 3 दिन खत्म होते थे तो आई यूज्ड टू हैव अ कंप्लीट पिक्चर कि इतना टाइम मेरे पास में है और इतनी मुझे पढ़ाई करनी है। तो वो जो मोमेंटम जनरली आपको लास्ट डे पे आता है, एग्जाम के पहले दिन आता है, वो मोमेंटम मुझे फर्स्ट डे आ जाता था, क्योंकि मुझे पता था कि इतने दिन में इतना मुझे पढ़ाई करना ही है, अगर ये नहीं कर पाया तो ये टाइम हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा, दिस टाइम विल नेवर कम बैक। तो इस तरह से मैं टाइम को प्लान करता था। और दूसरा, सपोज मैंने डिसाइड किया कि 15 दिन में इनकम टैक्स खत्म करना है और मेरे टाइम के शेड्यूल के हिसाब से, और वो 15 दिन में मैं खत्म नहीं कर पाया, तो सपोज आई फिनिश्ड ओनली 90% 95% सब्जेक्ट खत्म हुआ। जनरली हम गलतियां करते हैं, हम सोचते हैं कि यार एक दिन और कर लूँ, इसको 100% खत्म कर लूँ, फिर आई स्टार्ट नेक्स्ट सब्जेक्ट। तो आई यूज्ड टू मेक इट अ पॉइंट कि वो 95 भी छोड़ दूँ, आई यूज्ड टू स्टार्ट न्यू सब्जेक्ट और पहले वो दूसरे सब्जेक्ट में टाइम गेन करूँ, आई विल अर्न दैट टाइम एंड देन ओनली आई विल मेक अप दिस सब्जेक्ट रिमेनिंग। वरना होता क्या है कि आपके 8 सब्जेक्ट आपको कवर करने हैं, आप 5-5 10% आपके शॉर्ट पड़ जाते हैं, you eat the time of the other subject and ultimately what happens is 8 सब्जेक्ट के अंदर आपके पास में 20% खत्म करने के लिए टाइम बचता है। तो मेरे पास में क्या होता था कि अगर मैं टाइम अगर बचता भी है तो मैं 90 पे होता था हर सब्जेक्ट के अंदर, सो दैट एटलीस्ट मैं एग्जाम में 90 मार्क का 95 मार्क का एग्जाम का पेपर सॉल्व कर सकूं, ऐसी मेरी पोजीशन आ जाती थी। तो दिस इज हाउ आई यूज्ड टू प्लान माय स्टडीज। और वैसे ही मैं एग्जामिनेशन हॉल के अंदर भी जो 100 मार्क्स का क्वेश्चन होते थे उसको डिवाइड कर लेता था कि 36 मार्क्स का मुझे एवरी आवर में कैलकुलेट करना है और उसमें मतलब 18 मार्क्स का मुझे हाफ आवर में जाना है। तो जो लास्ट मोमेंट पे आपकी स्पीड बढ़ती है एग्जाम में राइट पेपर लिखने की, तो आई यूज्ड टू मेंटेन दैट स्पीड फ्रॉम द फर्स्ट मोमेंट। These are some tips which if the students feel convenient they might use. सर मतलब स्टार्टिंग से आपके पास हिसाब रखने का तरीका था।